नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर इसके तेवर कायम हैं। 75 और 80 के आसपास दोनों ही कमोडिटीज या दोनों ही क्रूड वैरायटीज यहां पर कारोबार करती हुई। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की। और कल चाइना का आरआर कट के बाद हमने एक नीजोक रिएक्शन यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। मल्टी वीक हाइज पर अभी भी कॉपर और एल्यूमिनियम में कारोबार है, और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट है उसका भी फायदा यहां पर मेटल्स में मिलता हुआ नजर आया है। लेकिन यहां से अब कैसे क्यूज रह सकते हैं, इस पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे चीनी की, और क्योंकि इसमें की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर एज ऑफ नाउ क्रशिंग कमजोर जरूर है, लेकिन फाइनल जो फसल है या फाइनल प्रोडक्शन है वो यहां पर कम रहने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र कर्नाटका के नंबर्स उम्मीद से कुछ बेहतर हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कमोडिटीज अजय केडिया, गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी से। शुरुआत लेकिन कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं। और अजय, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को, क्योंकि इस हफ्ते ज्यादातर कमोडिटीज का प्रदर्शन अच्छा रहा है। जो ये करंट लेवल्स हैं, यहां से अब क्या करने की राय है? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर कच्चे तेल की अगर बात करें तो हम नए जोन में जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा 5800 से लेकर 6200 के रेंज में ही कच्चा तेल ट्रेड कर रहा था, बट जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो रहा है रेड सी एरिया में, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। नो डाउट कल हमने इन्वेंट्रीज को भी लेकर जो एक सपोर्ट मिला है वो काफी बेहतरीन रहा है। तो लगभग कल हमने 9.2 मिलियन बैरल्स के आसपास का इन्वेंट्री में फॉल देखा था, जिसके बाद प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा गेन आया है। तो आई थिंक के टेक्निकली भी आप देखें ब्रांड 80 के ऊपर आ चुका है, विच इज गोइंग टू बी ऑन अ हायर साइड अराउंड $84। जबकि अगर हम एमसीएक्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कंटिन्यू ये पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। 6200 के करीब लेके चलिए, 6100 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 6380 का रहेगा। बट कुल मिला के मुझे लगता है अगर हफ्ता 10 दिन की अगर बात करें जियोपॉलिटिकल टेंशन सबको देखते हुए, तो ये 6550 के जोन में भी जाता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो 6500 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है। रिकवरी कच्चे तेल में एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन एक क्विक कमेंट नेचुरल गैस पर भी ले लेते हैं, जब एनर्जी पैक की बात हो रही है। तो अमित, यहाँ क्या राय रहेगी आपकी? इस साल की शुरुआत जहां से की थी नेचुरल गैस ने, वापस 19 स्तरों पर आ चुका है। ऊपर नीचे के दायरे यहाँ भी हम देख रहे हैं। गिरावट के बाद वापस से 6% की तेजी। क्या व्यू है इन स्तरों से? ये तेजी थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है क्या? क्या करें ट्रेडर्स? बिल्कुल। नेचुरल गैस अगर हम जैसे फरवरी वायदे की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज जो करंट वायदे की एक्सपायरी है, ऊपर में इसने 228 के आसपास के हाई बनाए थे, 191 के आसपास इसका प्राइस चला है। अभी 2 दिन पहले ही इसने 175 के आसपास का एक लो टच किया है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन वापस फिर से प्राइस में हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो यूएस में भी डिमांड कहीं ना कहीं निकल के आएगी। लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का भी मैं देना चाहूंगा। 185 के आसपास ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी का ट्रेड इसमें करना चाहिए। 175 का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है 212 से लेकर 220 तक के स्तर नेचुरल गैस फरवरी वायदा में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अच्छी खासी तेजी वहां पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों में ही देखने को मिल रही है, और हल्की सी बढ़त के साथ ये ऑफ कोर्स एक ट्रंकेटेड वीक है भारतीय बाजारों के लिए। हमने मंडे भी काम नहीं किया, फ्राइडे भी नहीं है, तो वो 3 दिन की जो तेजी यहां पर बाजार में है वो एज ऑफ नाउ स्थित। लेकिन मेटल्स को आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे, और यहां पर अच्छी खासी बढ़त कल देखने को मिली थी। अजय, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल पैक, क्योंकि नियर 3 हफ्ते के हाइज पे हमने कॉपर जाता हुआ देखा, 2 हफ्ते के हाइज के आसपास एल्यूमिनियम भी है, फिर चाहे वो डॉलर है या फिर चाइना की तरफ से जो मूव है उसका सपोर्ट है। ऑफ कोर्स बाजार की नजर आज यूएस के 4th क्वार्टर जीडीपी नंबर्स पे जरूर रहेगी, लेकिन उससे पहले किस तरह से कारोबार करें? हाँ बिल्कुल, पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमें लगता है कि मार्केट में एक तेजी का रुख कायम है। जिस ढंग से चाइनीज न्यू ईयर से पहले हम देख रहे हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट हरकत में है, और कल जो रेट कट हुआ है उसी का असर था कि प्राइसेस में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी, जहां पे कॉपर हमने वापस 730 के लेवल पे आते हुए देख पा रहे हैं, जो लगभग हमने जनवरी मंथ में भी ऑलमोस्ट वही रेंज से रिट्रेस करते हुए देख पा रहे थे। तो मुझे लगता है एक तरफ सप्लाई साइड थोड़े से कंसर्न है, और चाइना न्यू ईयर जाने से पहले जो एक्शंस लिया जा रहा है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, ये एक मुख्य कारण है जो बेस मेटल को सपोर्ट कर रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे तेजी कायम रहेगी, जहाँ पे कॉपर में हमें लगता है कि 727 728 के जोन में लेके चलिए, 722 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है कि 740 तक के भी लेवल हम अगले 2-3 सेशन में देख पाएंगे चाइनीज न्यू ईयर जाने से पहले। वहीं अगर हम जिंक की भी बात करें तो हमने मल्टीपल माइंस के अंदर शटडाउन होते हुए देखा, जिसका एक सपोर्ट मिला हुआ है। तो आई थिंक जिंक के अंदर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। नो डाउट 230 एक ऐसा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है जो काफी समय से तोड़ नहीं पा रहा है। बट लुकिंग टू दी जो एफर्ट जो गवर्नमेंट कर रही है, चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है, और साथ में डॉलर इंडेक्स भी 103 के करीब ही ट्रेड कर रहा है, ये कहीं ना कहीं जिंक को भी सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पे हमें लगता है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है 230 के
के ऊपर, जो लगभग 237 तक का लेवल दिखा सकता है। तो आई थिंक करंट लेवल इज गुड टू बाय। 223 का स्टॉप लॉस रखिए, 238 का इमीडिएट टारगेट जिंक में रहेगा। तो पूरी बेस मेटल पैक के अंदर कॉपर और जिंक, ये दो कमोडिटी अच्छी लग रही है जहां पे हम बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। ओके, इनफैक्ट आज भले रेंज बार मोमेंटम हो, लेकिन हमने तेजी कॉपर जिंक के साथ लेड एल्यूमिनियम में भी आते हुए देखी है। अमित, आपको ट्रेड लेंगे क्या बेस मेटल से? बिल्कुल, बेस मेटल में जिंक और कॉपर ही मेरे भी रडार पर है। कॉपर ओवरऑल देखा जाए तो 727 के आसपास अगर मिलता है तो ट्रेडर्स को इसमें फ्रेश खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। फरवरी वायदे की मैं बात कर रहा हूँ, 735 737 के इसके इनिशियल टारगेट है। 722 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जिंक 226 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो ट्रेडर्स को इसमें फ्रेश खरीदारी का ट्रेड करना है। 231 232 के टारगेट के लिए 223 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। कल चाइना की तरफ से जो रेट कट की न्यूज आई वो थोड़ा सा बेस मेटल के लिए सपोर्टिव रहेगा। ओवरऑल अभी बेस मेटल में बाय का ट्रेड है। खरीदारी की राय यहाँ पर भी बनती हुई, तो एक अच्छा हफ्ता ये इन दैट सेंस बीता है, चाहे वो एनर्जी पैक हो या फिर मेटल्स। प्रेशियस मेटल्स की जहाँ तक बात है, यहाँ पर काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं। अजय, यहाँ पर क्या व्यू है? क्योंकि चांदी ऑफ कोर्स सिल्वर स्क्वीज एक कॉन्वर्सेशन के तहत यहाँ पर इस हफ्ते में ज़रूर निकला, और सोने में भी हमने 2000 के आसपास इसे सपोर्ट लेता हुआ देखा है। 2040-42 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस भी रहा है। अगर हम 2024 तक की अब की यहाँ पर बात करें, अब इन करंट स्तरों से क्या करने की उम्मीद है? देखिए, अगर हम पूरे जनवरी से लेके अभी तक देखें तो दिसंबर मंथ में हम एक्चुअली 2140 का हाई देखा था। वहां से हमने मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आते हुए देखा था, बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट कट मार्च में एक्सपेक्टेड था वो डिस्काउंट हो चुका था। और हमने कहा भी था कि मार्केट में अब टाइमिंग कोई तेजी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो भी इवेंट थे वो ट्रिगर आउट हो चुके हैं। बट जनवरी मंथ में जो कंसोलिडेशन आ रहा है 2000 से 2020 इंटरनेशनल में, जबकि डॉलर इंडेक्स में जो जंप आना था 103.80 200 मूविंग एवरेज तक आ चुका है, वहां पे भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेटा पॉइंट को देखते हुए। तो मुझे लगता है एक जो बड़ा फॉल था उसके बाद एक कंसोलिडेशन चले गया था जनवरी मंथ में। यहां से मुझे लगता है कि प्राइसेस में वापस एक अच्छा खासा टेम्पररी पुल बैक मिलेगा, जो 2080 तक का लेवल इंटरनेशनल में फरवरी मंथ में देख पाएंगे। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में हम देख रहे हैं रुपए में भी स्टेबिलिटी है। 61,500 के नीचे मुझे गोल्ड जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। टाइमिंग आज हो सकता है मार्केट में कल के डेटा पॉइंट के बाद थोड़ा पुल बैक जरूर है। जो 61,750 800 की रेंज में लेना चाहिए। 61,400 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 62,200 का है, पर ध्यान रखिए अगर 62,200 का लेवल का ब्रेकआउट आता है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस 62,800 से 63,000 का लेवल 63,000 तक के भी लेवल देख पाएंगे। भाई अगर चांदी की बात करें तो बिल्कुल आपने सही कहा, एक स्क्वीज क्रिएट हो रहा है, क्योंकि दिसंबर मंथ में हमने लगभग $26 का स्पाइक देखा था, फिर 25 का हाई बना, फिर 24 का और 23 का लेवल टूटते ही हमने 22.10 तक के भी लेवल आते हुए देखे। कहीं ना कहीं चाइना से जो एफर्ट्स आ रहे हैं ये चांदी को भी सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब 89 के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है चांदी आउट परफॉर्म करेगी। और कल के सेशन में हमने देखा गोल्ड ने अपनी तेजी गवाती हुई दिखाई दी, जबकि चांदी 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे डॉलर टर्म्स में मुझे लगता है कि 22.40 पे लेके चलिए, ऊपर में 23.80 तक का टारगेट रहेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 71,500 400 के करीब लेके चलिए। 70,500 का स्टॉप लॉस रखिए। 73,500 तक के लेवल इमीडिएटली हम चांदी में देख पाएंगे। ओके, अमित, आपको ट्रेड लेंगे क्या गोल्ड सिल्वर में? जी पहले बिल्कुल ओवरऑल बाय साइड का ही ट्रेड है, क्योंकि बेस पॉइंट सा मेरे को दिखाई दे रहा है चार्ट में। स्पेशली सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 71,300 71,400 इसका एक इंट्राडे का ट्रेडिंग के लिहाज से ट्रेडर्स को बाय करने लेके चलना चाहिए। 72,500 73,000 तक के इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 70,600 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो एक 5-7 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज बाउंड इसमें मूवमेंट आ रहा है। 62,250 से लेके 61,700 रुपए का इसका नीचे का रेंज है। तो 61,700-800 के रेंज में कहीं भी ट्रेडर्स खरीदारी का ट्रेड लेके चले। नीचे में 61,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 62,250 62,250 के ऊपर प्राइस अगर थोड़ा सस्टेन होते तो मेरे को लगता है 63,000 के भाव भी एक्सपायरी के पहले गोल्ड में देखने को मिल सकते। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज तमाम नॉन एग्री कमोडिटीज पर, और गोल्ड पर भी आपको व्यू मिला है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर एग्री कमोडिटीज पर तो बातचीत करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे शुगर की कि शुगर की अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी, क्या एस्टिमेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, और इन सब डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी मौजूद रहेंगे। तो जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार और
और 15 जनवरी तक इस्मा के ही मुताबिक चीनी का उत्पादन 5% से भारत में ज़्यादा गिरा है। लेकिन एजेंसी का मानना यह भी है कि देश में चीनी की न सिर्फ कमी पड़ेगी, इसके उत्पादन में 5 से 10% का इजाफा होने की भी उम्मीद है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। अतुल जी नमस्कार। एज ऑफ नाउ जो प्रोडक्शन है वो ऑफकोर्स पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन इस साल क्रशिंग भी देरी से शुरू हुई। जो इनिशियल एस्टिमेट्स थे उनके मुकाबले चीनी ज़्यादा उत्पादन होने वाली है। ये आप भी हमें पहले कह ही चुके हैं कि कर्नाटका महाराष्ट्र में जो पहले स्थिति थी उससे काफी बेहतर नंबर्स अब यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। एज ऑफ नाउ लेटेस्ट ओवरऑल सिचुएशन किस तरह की है? देखिए, हम लोग इंडिया इज वेदर वी लाइक इट और नॉट अ बिग स्विंग फैक्टर इन द वर्ल्ड। और इस मरतबा मेरे को लगता है कि इन टर्म्स ऑफ क्रॉप एस्टिमेट्स ऑल्सो हम लोग बहुत ज्यादा गलत रहे हैं। आपको ध्यान होगा, हम लोग एक मतलब महीने 1.5 महीने पहले बातें कर रहे थे कि हिंदुस्तान का प्रोडक्शन 29 मिलियन टन के आसपास होगा शुगर का। अब जो मेरे को सिनेरियो दिखाई देता है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इंडिया का सुक्रोस लेवल पे प्रोडक्शन 34 से 34.5 मिलियन टन ना हो जाए। और अगर उतना होता है तो 2 मिलियन टन मान लीजिए अगर अपने इसके लिए भी डाइवर्ट करते हैं फॉर एथेनॉल, तो इंडिया वुड स्टिल हैव समथिंग लाइक 32 से 32.5 मिलियन टन। तो ये जो सिनेरियो डेवलप होता जा रहा है, और तो महाराष्ट्र कर्नाटका में वी आर टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द सीजन, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन हैज सरप्राइज्ड एवरीवन। अगस्त महीने में जो था ना, उसमें वो कम हुआ था, कहने बरसात पानी कम हुआ था, पर वो काफी हद तक कॉम्पेंसेट हो गया था अक्टूबर और नवंबर रेंज में। तो जो खड़ी हुई क्रॉप थी उसको कहीं ज्यादा फायदा हुआ, और वो अब दिखाई दे रहा है। हम लोगों के खुद के भी प्लांट्स हैं, आज कर्नाटका में हो, महाराष्ट्र में हो, यूपी में, सब प्लांट्स आज भी फुल फ्लेजेड चल रहे हैं। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर हम लोग 32-32.5 मिलियन टन चीनी ना बनाए हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में, और ये 2 मिलियन टन डाइवर्ट करने के बाद बात कर रहा हूं मैं एथेनॉल। तो इस सिचुएशन में मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजंस लिए थे वो थोड़े नीजर्क रिएक्शंस थे, क्योंकि अगर अपना प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब सिंपली ये कि अगर अपने ये डिसीजन को कैप करके रखेंगे, एक्सपोर्ट को भी और एथेनॉल में डाइवर्जन को भी, तो अपना साल के अंत में हम लोग हो सकता है 2.5 से 3 मिलियन टन एक्सेस में अपना स्टॉक कैरी आउट को बढ़ा देंगे। तो अतुल जी, एज ऑफ नाउ जो एथेनॉल डाइवर्जन है वो 1.7 पे है। जनवरी का रिव्यू पिछले हफ्ते होना था, अगर आप उसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकें तो 1.7 ऑलरेडी अलाउड है, प्लस 1.5 या 2 आपको लगता है कि इसमें और इजाफा देखने को मिलेगा? नहीं, देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो मैं नहीं कह सकता, पर हम लोगों की इल्तजा गवर्नमेंट से जरूर रहेगी कि एटलीस्ट 1 मिलियन टन आप केन जूस का डाइवर्जन, और वो अभी करना पड़ेगा। अगर सीजन गुजर गया तो उसके बाद अतुल जी, मंथ ऑन मंथ जो रिव्यू होने वाला था वो क्या जनवरी के महीने के लिए हुआ है, या आपको लगता है वो सीधा फेब में जाएगा? मुझे तो लगता है फरवरी में जाएगा। अब तो एंड ही आ गया है, जनवरी तो खत्म पे ही है। तो अगर वो लटक गया, अभी डिसीजन नहीं हुआ, तो वो होगा कि मरीज मर गया उसके बाद दवाई दे रहे हैं, तो फिर कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। और दूसरा, आज देखिए इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस भी थोड़े बढ़े हुए हैं, तो इट माइट मेक सेंस कि हिंदुस्तान अगर 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट का भी कोटा खोल दे, तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्री भी सुखी रहेगी और जिन फार्मर्स हैं वो भी सुखी हो जाएंगे। ओके अच्छा, एक चीज और अतुल जी, अब जो अपवर्ड रिवीजन की हम बातचीत कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन क्या जो तीनों मेजर स्टेट्स है वहां से आएगा, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, पहली चीज। और दूसरा ये कि बिकॉज बजट इज राउंड द कॉर्नर, तो बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। एग्री इंडस्ट्री तो काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, शुगर इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस बार के बजट से? बजट में तो देखिए हम लोग कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साल भरी में एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते रहते हैं। तो अब आज की तारीख में बजट में एग्री कमोडिटी की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रह गई है। और जहां तक आपका प्रोडक्शन के इजाफे की आप बात कर रही हैं, मैं समझता हूँ कर्नाटका और महाराष्ट्र सबको सरप्राइज करेगा। हमको तो ताज्जुब नहीं होगा कि अगर कर्नाटका में मतलब 4.5 मिलियन टन या उससे थोड़ी ज्यादा भी शक्कर पैदा हो जाए, एंड सिमिलरली महाराष्ट्र में 9.5 मिलियन टन या उससे ज्यादा हो जाए, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा।
और यूपी तो इन एनी केस की सिचुएशन अच्छी ही थी, तो यूपी तो पिछले साल से कहीं ज्यादा रहेगा। जो हम लोगों ने कर्नाटका और महाराष्ट्र को डिस्काउंट कर दिया था जरूरत से ज्यादा, वो शायद अपने को वापस रीलुक करना पड़ेगा। यूपी में किस तरह का प्रोडक्शन की उम्मीद है? एक तो वो, और दूसरा जैसे सरकार की चिंता रही है अवेलेबिलिटी को लेकर चीनी की, तो वो अब जैसे आप कह रहे हैं कि इनफ है, सवाल फिर वही है कि कब तक सरकार फिर इन चीजों को देखेगी कि आप लोग बात कर रहे हैं एज स्टेक होल्डर्स। नहीं, गवर्नमेंट के पास देखिए शुगर इंडस्ट्री इतनी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है कि गवर्नमेंट के पास सारे आंकड़े रहते हैं और हर समय रहते हैं और हर महीने अपडेट होते रहते हैं। तो ओनली थिंग इज कि अगर डिसीजन लेना है थोड़ा एथेनॉल का डाइवर्जन को बढ़ाने का, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। और इसका कारण ये भी है कि एथेनॉल अकेला अगर मतलब ये 2 मिलियन टन या 1.7 पे कैप हो जाता है शुगर डाइवर्जन, तो 15% अचीव करना एक थोड़ा बिग चैलेंज रहेगा गवर्नमेंट को, 15% ब्लेंडिंग। तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अगर ये खोल दें तो शायद 15% ब्लेंडिंग की तरफ डेफिनेटली कुछ न कुछ बेहतर कदम बढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो अब नजर रहेगी कि सरकार कुछ अपनी पॉलिसीज में बदलाव करती है या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल जो एस्टिमेट्स सामने आ रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शुगर प्रोडक्शन को लेकर जो चिंता शुरुआत में बन रही थी वो अब नहीं रहेगी। 29 मिलियन टन के पहले प्रोडक्शन एस्टिमेट्स थे जो कि 34-35 मिलियन तक भी जा सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या डिसीजन गवर्नमेंट यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड लेती है। लेकिन शुक्रिया अतुल जी एज यूजुअल आने के लिए शो में और अपने व्यूज हर पर्सपेक्टिव से शेयर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अब एग्री कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो स्पाइसेस पर ही नजर डाल लेते हैं, जहां पर हम एक दिन ऊपर एक दिन नीचे के ट्रेड देखते हैं। जीरा तो स्ट्रेंथ थोड़ी होल्ड कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी दिखाई दे रही है। प्रॉफिट टेकिंग नेगेटिव बायस के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है टर्मरिक में। अजय, क्या व्यू है आपका टर्मरिक और जीरा स्पेशली? बिल्कुल दीपा जी, अगर हम बात करें पूरे स्पाइस पैक की तो ये हफ्ता काफी अच्छा रहा है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि कल छुट्टी और लंबी छुट्टी होती है, तो जनरली हम देखते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग का सेंटीमेंट बन जाता है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे जीरा, धनिया, हल्दी तीनों में ही एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि यहाँ पे हमें सेल करके चलना चाहिए, अभी भी ट्रेंड लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। तो आज के सेशन में अगर हम देखें तो हल्दी सबसे पहले हमने 16,000 का रिजेक्शन देखा है, तो टेक्निकली मुझे लगता है कि 15,200 तक का लेवल मिल सकता है, वहां पे आप बाइंग के लिए इनिशिएट करना चाहिए। आज मार्केट ट्रेंड डाउन रहेगा, तो 15,200 के करीब आए तो लेके चलिए। 14,750 का स्टॉप लॉस रहेगा, 16,200 का टारगेट अगले हफ्ते देखने मिल जाएगा। जीरे के अंदर भी हमने देखा कि प्राइजेस 28,800 700 का जो रेंज है वो तोड़ नहीं पा रहा है। टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि बीच में हमने देखा 14 तारीख से रमजान की डिमांड काफी बेहतरीन थी, जिसकी वजह से ये अपलिफ्ट मिला है। एक बार मुझे लगता है वापस प्राइजेस 26,800 से 27,000 के जोन में मिलेगा, वहां पे एक बाइंग इनिशिएट करके चलना है। लास्ट अगर हम धनिया की अगर बात करें तो धनिया भी 8,100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। क्रॉप साइज आधी होने की वजह से प्राइजेस को आने वाले दिनों में और सपोर्ट मिलेगा। आज एक टेक्निकल पुल बैक है जो 7950 से 7960 तक का एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। तो तीनों ही स्पाइसेस में आज हॉलिडे मूड के चलते 2-3 दिन की एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। ओके, चलिए, तो ये आउटलुक रहा आपके लिए स्पाइसेस पर। क्विकली ग्वार पैक पर भी राय ले लेते हैं, जहां पर अगेन रेंज बाउंड ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। क्विकली अजय, एक टेक आपका ग्वार पैक पर। एज ऑफ नाउ गवार भी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। हम देख रहे हैं कि 5300 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 5600 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो आज थोड़ा सा मार्केट साइडवे रहने की उम्मीद है। दिन के सेशन में हम 5350 से 5380 तक का पुल बैक देखेंगे, वहां पे बाइंग इनिशिएट करके चलिए। अगले हफ्ते हम 5650 का लेवल वापस रिगेन करते हुए देख पाएंगे। वहीं गम की भी अगर हम बात करें तो 10,350 से 10,850 के दायरे में ही रहेगा। तो कुल मिला के आज पूरी एग्री पैक के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और एक हॉलीडे माहौल रहेगा, उसकी वजह से दबाव रह सकता है। हॉल तो है, लेकिन कामकाज भी यहाँ पर जारी है। अमित, आपकी कोई टॉप ट्रेड यहाँ पर एग्री स्पेस में? एग्री स्पेस में जो मेरे को अभी फ्रेश ट्रेड दिखाई दे रहा है वो जीरा और धनिया का है। 27,700 के आसपास का भी मौजूदा स्तर है, जहाँ पे ट्रेडर्स को एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 27,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है प्राइस वापस फिर से शॉर्ट टर्म में 30,000 के आसपास तक दिखाई दे सकते हैं। वहीं पे धनिया की अगर मैं बात करूँ तो 8,000 के आसपास इसमें ट्रेडर्स को एक खरीदारी का ट्रेड बनाना है। 7,800 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है प्राइस शॉर्ट टर्म में 8400 रुपए तक हो सकती है। ओके,
चलिए, शुक्रिया अमित और अजय, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज सभी कमोडिटीज पर शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देखिए CNBC स्पेशल शो लेकर आएंगे आपके लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।